नमस्कार दोस्तों। हमारा जो एचपी सेट का एग्ज़ाम होता है वो 2 स्लॉट्स में कंडक्ट होता है लास्ट ईयर से। उससे पहले हमारा जो एग्ज़ाम था वो 3 स्लॉट्स में कंडक्ट किया जाता था। तो अब हमारा जो नया पैटर्न आया है, हम उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो पेपर है वो 2 स्लॉट्स में होगा, जिसमें जो पहला पेपर होगा वो जनरल एप्टीट्यूड पे होगा और जो सेकंड पेपर होगा वो हमारा सब्जेक्ट पर्टिकुलर होगा। तो आज मैं आपके साथ जो पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ वो लास्ट ईयर 2018 सेट जो कि 2019 में कंडक्ट किया गया था उसका पेपर 1 डिस्कस करने जा रही हूँ, केमिकल साइंसेस का। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये एग्जाम। तो इसमें जो हमारे पास शुरू में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे हमारे स्टार्टिंग में साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चंस शुरू करेंगे, अभी मैं आपको करवाऊंगी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मैथ्स के क्वेश्चंस। सबसे पहले जो हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है वो है 21st। A waiter's salary consists of his salary and tips. During 1 week, his tips were 5/4 of his salary, but fraction of his income came from the tip. कोई वेटर है हमारे पास जिसकी जो टोटल इनकम है वो किससे होती है, उसकी सैलरी से, और जो उसको साथ में उसका टिप्स मिलते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चंस को देखें तो अगर हम मान लें कि जो वेटर की सैलरी है वो हमारे पास कितनी है, एक्स, और हम मान लें कि जो टिप्स है उसको इनकम हो रही है वो कितनी बताई है इन्होंने, 5/4 ऑफ हिज सैलरी। तो जब हमने सैलरी एक्स मान ली थी तो हमारी टिप कितनी आ गई, 5/4 ऑफ एक्स। अब जो टोटल इनकम होगी वो कितनी होगी, उसकी सैलरी प्लस उसकी टिप। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो है 9x/4। जस्ट बिकॉज हमसे फ्रैक्शन पूछी है किसकी, इनकम की और टिप की। तो जो टिप थी वो हमारे पास गिवन थी 5/4 ऑफ एक्स। अब इनकम कितनी आ चुकी है हमारे पास, 9x/4। तो जब हम इनकी फ्रैक्शन निकालेंगे यानी इनकी रेशियो निकालेंगे तो ये हमारे पास 5/4x अपॉन 9x/4 आ जाएगा। जब मैं इसको चेंज करूंगी डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में तो हमारे पास 4 ऊपर चला जाएगा, 9x नीचे आ जाएगा, 4 से 4 कट, और आंसर जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया, 5/9। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें वो होगा ए ऑप्शन। सेकंड हमारे पास दिया है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 1, 4, 27, 16 एंड देन ब्लैंक 36, 3, 54। तो अगर फ्रेंड्स आप इसमें देखोगे तो हमें एक कॉमन पैटर्न देखने को मिलेगा। जो हमारा 1 है, अगर मैं इसको 1 का क्यूब लिखूं तो भी 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करूं 4, अब अगेन 3 का क्यूब करूंगी तो आंसर कितना आएगा, 27, फिर 4 का स्क्वायर, देन जो हमारे पास ब्लैंक था, अभी अगर मैं उसको ना देखूं तो नेक्स्ट नंबर मेरे पास क्या है, 36, जो कि किसका स्क्वायर होता है, 6 का। 343 जो हमारा क्यूब होगा वो किसका होगा, 7 का। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे सारे नंबर्स काउंटिंग में लिखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब किया क्या है, इन्होंने अल्टरनेट कर दिया है क्यूब और स्क्वायर को, पहले क्यूब देन स्क्वायर, अगेन क्यूब स्क्वायर। तो अगर मैं उस सीक्वेंस में देखूं तो जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां पर अगर मैं 5 को फिट करूं तो 5 का क्यूब जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, 125, और वो इस सीक्वेंस के इस पैटर्न को फॉलो भी करेगा। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, दैट इज 125। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है, अ बुलॉक कार्ट हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 10 hours. If it cover half of the journey in 3/5 time, but should be its speed to cover the remaining distance in the time left. ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या बोला है कि टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, 80 किलोमीटर, और जो हमारे पास टाइम है टोटल जो जितना वो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ले रहा है वो है 10 hours। अब आगे इन्होंने बोला कि वो हाफ डिस्टेंस जो जर्नी का है वो कितने टाइम में कवर कर रहा है, 3/5 ऑफ टाइम। ओके तो फ्रेंड्स जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास इन्होंने बोला है कि वो हाफ डिस्टेंस कितने में कवर कर रहा है, 3/5 टाइम में। तो हाफ डिस्टेंस कितना हुआ, 80 का 40। अब 3/5 टाइम कितना था टोटल, 10 आवर। तो 40 किलोमीटर कितने में आ गया हमारे पास, 6 आवर्स में। अब जो डिस्टेंस हमें कवर करने के लिए बचा है वो कितना है, 40 किलोमीटर लेफ्ट रह गया। अब जो टाइम हमारे पास लेफ्ट बचा हुआ है वो कितना है, टोटल था 10 और 6 हमने कंज्यूम कर लिया है, तो अब हमारे पास बचे हैं 4 आवर्स। यानी कि अब उसको जो नेक्स्ट 40 किलोमीटर्स हैं वो इन 4 आवर्स में
कवर करने हैं। तो अब अगर वो 40 किलोमीटर्स 4 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है तो 1 आवर पे उसकी स्पीड कितनी आएगी, यानी कि वो 1 आवर में 10 किलोमीटर्स कवर करेगा। तो जो उसकी स्पीड आई अब रिमेनिंग वो कितनी आई, 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसमें आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी एंड सी इज द हस्बैंड ऑफ डी। E is the father of A, D is related to E as, हमसे पूछा है कि अब D E को के साथ क्या रिलेशन है D का E के साथ। तो फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले क्या गिवन था कि A इज अ ब्रदर ऑफ B, तो A के नीचे में M क्यों लिख रही हूं, M डिनोट करेगा मेल को, मतलब A मेल है और किसका ब्रदर है, B का। अब आगे क्या बोला, B इज ब्रदर ऑफ C, B भी मेल है और किसका ब्रदर है, C का। फर्दर C इज हस्बैंड ऑफ D, अब ये जो C है ये हस्बैंड है किसका, D का, तो ये भी क्या हुआ, मेल। अब D का हस्बैंड है तो D क्या हुआ हमारे पास, फीमेल। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि E इज द फादर ऑफ A, E क्या है, A का फादर। अब E भी क्या हुआ हमारे पास, मेल। अब देखो E अगर A का फादर है तो C का भी क्या हुए, फादर। तो अगर E C के फादर है तो D क्या हुए इनके, अब D और E के बीच में हमारा क्या रिलेशन आ गया, D E की डॉटर इन लॉ है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें वो होगा A, दैट इज डॉटर इन लॉ। अब क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास क्या बोला है, इन अ सर्टेन कोड सिलेक्शन इज कोडेड एज QCJCARGML, द कोड ऑफ AJVIERICANS विल बी, कि इसका कोड क्या होगा अगर ये इसका कोड है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसमें जब हम अपना ABC पूरा लिखेंगे तो आप देखोगे कि जो इसका इन्होंने कोडिंग करी है, अब S कहाँ है हमारे पास, ये तो, और S के लिए कोडिंग क्या की है, Q, यानी कि S से एक नंबर छोड़कर Q। नेक्स्ट क्या है E, E से एक नंबर जब हम लेफ्ट करेंगे तो नंबर क्या आएगा, C, और वही हमारा कोडिंग में है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है L, L में जब आप एक नंबर छोड़ के बैक में देखोगे तो क्या है, J, और वही हमारे पास कोडिंग में है। आप सभी नंबर्स को चेक कर लें तो हमारे पास जो कोड आएगा वो यही आएगा। अब यही पैटर्न हम इस जो हमारे पास वर्ड दिया है इसकी कोडिंग करने के लिए भी यूज करेंगे। तो जब हमारे पास A है, अब A से पीछे तो कोई नंबर है नहीं तो हम क्या करेंगे, बैक में देखेंगे, तो यहाँ पर क्या था, Z, Z को अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, Y, तो हम ये वाला नंबर ले रहे हैं J। अब J कहाँ है, ये J से एक नंबर छोड़ के जब मैं देखूंगी तो क्या आएगा, H। अब हम देखेंगे आंसर में कहां पर हमारे ये मैच कर रहा है, अभी तक हमारा क्या आया है, Y और H, यानी कि ये वाला ऑप्शन। अगर आप आगे भी इन नंबर्स को चेक करोगे तो इसकी जो कोडिंग होगी वो यही वाला ऑप्शन आने वाला है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो होगा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रू नॉलेज इज, जो ट्रू नॉलेज है उसको हम क्या बोलते हैं, तो ट्रू नॉलेज को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं प्रमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन ऑट नो मोर टू वैल्यू हिमसेल्फ फॉर बीइंग वाइजर देन अ वुमन if he owe his advantage to a better education, then he ought to boast of his courage for beating a man when his hands were tied. The above passage is an example of. अगर मैं अब हिंदी में इसी क्वेश्चन को देखूं तो इन्होंने क्या बोला है कि एक आदमी को एक महिला की तुलना में समझदार होने के लिए खुद को महत्व नहीं देना चाहिए। अगर वह एक बेहतर शिक्षा का लाभ उठाता है तो उसे उसके हाथ बंधे होने पर एक आदमी की पिटाई करने की हिम्मत चाहिए। ये किसका उदाहरण है, तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा वो होगा एनालॉजिकल आर्गुमेंट। एनालॉजिकल आर्गुमेंट हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास प्रीवियस कोई नॉलेज होती है उसके बेसिस पे, ये जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा होता है किसी सिचुएशन को लेकर, उसके बेसिस पे जब हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं अपनी आने वाली सिचुएशंस के लिए, तो उस सिचुएशन में जो हमारे पास उस एक जो हम लॉजिक लगाएंगे या उसमें जो हम आर्गुमेंट या दे रहे हैं तो वो कौन सा होगा, हमारा एनालॉजिकल आर्गुमेंट। जैसे कि मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं तो मान लो आप किसी शॉप से कोई सामान खरीदते हो,
वो सामान ठीक नहीं निकलता, तो अब आगे से क्या बोलोगे कि नहीं, इस शॉप का ये सामान ठीक नहीं निकलता, हम आगे से भी यहाँ से सामान लेना अवॉइड करेंगे। तो उस टाइप के जो हमारे पास रीजंस हुए वो हमारे हुए एनालॉजिकल आर्गुमेंट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो है, इफ द प्रोपोजिशन नो मैन आर ऑनेस्ट इज टेकन टू बी फॉल्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कैन बी क्लेम्ड सर्टेनली टू बी ट्रू। कि अगर ये वाली प्रोपोजिशन कि नो मैन आर ऑनेस्ट गलत है, तो ठीक कौन सी होगी जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनमें से जो करेक्ट वन होगी वो हमारे पास आएगी सम मैन आर ऑनेस्ट। तो ये वाली ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगी। नेक्स्ट हमारे पास रीजनिंग का है, जिसमें हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है रेशियो में और पूछा है कि यहाँ पर आगे कौन सा नंबर आने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, और 12 इंटू 2 कितना होगा, 24। अगर मैं 24 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर कितना आएगा, 23। अब नेक्स्ट 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और 13 टू जा कितना होता है, 26। 26 माइनस 1 कितना आएगा मेरे पास, 25। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा वो होगा सी, दैट इज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बोला है, फाइंड द लेटर इन द 8th पोजीशन व्हेन द अल्फाबेट आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द राइट। कि जब मैं राइट से अपने अल्फाबेट्स को लिखना शुरू करूंगी तो मेरे पास 8th पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट आने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर मैंने देखो ये ABC लिखी थी, जब मैं इसको राइट से लिखूंगी तो ये कुछ इस तरह से आएगी, ए इज जेड यहां से शुरू होगा और ए इस साइड को मूव हो जाएगा। तो 8th पोजीशन पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th पोजीशन पे मेरा कौन सा नंबर आया, S। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, S, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इन द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय टू कंपनीज A and B ड्यूरिंग द ईयर 2011 to 2015. Answer the questions 31 and 32 based on the data contained in the टेबल। तो किन्हीं दो कंपनीज का ये हमारे पास डाटा गिवन है और इसके बेसिस पे हमसे आगे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और हमारे पास एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि जो परसेंट प्रॉफिट होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम ये वाला फॉर्मूला और ये डाटा यूज करके अपने आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन अब दिया है इसमें क्या बोला है, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टू कंपनीज वाज ₹9 लाख इन द ईयर 2012 and the expenditure of companies A and B was in the ratio of 2:1, then what was the income of the company A in that year। क्या बोला हमारे पास कि जो A और B कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 9 लाख, और किस रेशियो में है A और B का एक्सपेंडिचर, 2:1। तो अगर फ्रेंड्स मैं इसको देखूं तो मैं अपने जो 2:1 है और टोटल कितना था हमारे पास 9, तो मैं अगर 9 को 2:1 में ब्रेक करूं तो ये 6:3 आएगा। 6:3 को आप देखोगे तो ये 2:1 के ही इक्वल होता है। जब बिकॉज मेरे पास टोटल एक्सपेंडिचर 9 था तो मैंने इसको ब्रेक किया 6:3 में, तो उस हिसाब से मेरे पास ए कंपनी का जो एक्सपेंडिचर आया वो कितना आ गया, 6 लाख, और बी का आ गया 3 लाख। ओके, अब क्वेश्चन हमसे पूछा था कि उस पर्टिकुलर ईयर में जो कंपनी ए थी उसकी इनकम कितनी थी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बोला हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ था प्रॉफिट परसेंट का, ठीक है। तो क्या दिया था, प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल था, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इनटू 100 डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर। तो बिकॉज मुझे इनकम कैलकुलेट करनी थी और परसेंट प्रॉफिट मैं इस टेबल से देखूंगी तो मेरे पास 2012 में कितना दिया हुआ था, ये 35। यहां पर मैंने आई की वैल्यू 35 पुट करी, सॉरी प्रॉफिट की वैल्यू 35 पुट करी और आई को एज इट इज आई लिखा, माइनस एक्सपेंडिचर मेरा कितना आ चुका था कंपनी ए के लिए 6, तो ई की जगह मैंने 6 पुट कर दिया और इनटू 100। जब फ्रेंड्स मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करूंगी तो जो मेरे पास इनमें इनकम आने वाली है वो कितनी आएगी, 8.1 लाख। तो जो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ₹8.1 लाख।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा उसमें क्या बोल रहा है, बट इज द एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी, कि जो कंपनी बी ने परसेंटेज प्रॉफिट अर्न किया उसकी एवरेज कितनी है। तो फ्रेंड्स इसके लिए सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, इन सारे जो बी की जितने भी परसेंट प्रॉफिट था उस सारे को पहले प्लस करेंगे। अगर मैं इन सबको सम अप करूंगी तो मेरे पास आंसर आने वाला है 190। बिकॉज मुझे अब इनकी एवरेज निकालनी है तो अब मैं 190 को डिवाइड करूंगी जितने मेरे पास ये नंबर ऑफ ईयर्स हैं, 1 2 3 4 5, यानी 190 अपॉन 5, जो कि मेरे पास आंसर आएगा आगे 38%। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे पास जो 32 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला है, द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर incurred in publishing a book. Study the table and answer the questions 33 to 35 based on it. नेक्स्ट क्वेश्चंस के जो हम आंसर्स देने वाले हैं वो इस टेबल के बेसिस पे देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस। अब इसमें हमारे पास क्या बोला है, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला है, इफ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज टू पे ₹30,600 एज अ प्रिंटिंग कॉस्ट, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दिस बुक्स। इसमें क्या हमारे पास बोला है कि जो 30,600 रुपए है वो एज अ प्रिंटिंग कॉस्ट पे कर रहा है, तो अब उसको रॉयल्टी के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जब आप देखोगे तो रॉयल्टी के लिए हमारे पास कितना है 15%, और जो हमारे पास प्रिंटिंग कॉस्ट थी वो कितनी थी 20%। तो अगर मैं अब मान लूं कि जो मेरे पास टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है x, तो अब जो प्रिंटिंग के लिए कॉस्ट पे करेगा वो बिकॉज 20% दी थी हमारे पास टेबल में, तो वो आएगी 20% ऑफ x, जो कि हमारे पास दी हुई है 30,600। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ ये। जब ये वैल्यूज पुट करने के बाद मैं ये कैलकुलेट करूंगी तो x की वैल्यू जो मेरे पास आने वाली है वो कितनी आने वाली है, हमारे पास 1,53,000। ओके फ्रेंड्स, तो जब मैं यहाँ पर ये x की वैल्यू रॉयल्टी कॉस्ट चेक करने के लिए पुट करूंगी, रॉयल्टी कॉस्ट कितनी थी हमारे पास 15%, तो यहाँ पर 15/100, और जो हमारे पास एक्सपेंडिचर अब आ चुका था जो हमने ये कैलकुलेट किया था, ये वैल्यूज जब हमने यहाँ पर पुट करी तो आंसर हमारे पास आएगा 22,950। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क्ड 20% above the cost price. If the marked price of the book is ₹180, then what is the cost of the paper used in a single copy of the book? इसमें हमारे पास क्या गिवन है कि जो हमारे पास बुक का जो मार्क्ड प्राइस है वो 20% ज्यादा मार्क किया गया है, किससे, कॉस्ट प्राइस से। और बोल रहा है कि अगर हमारे पास जो मार्क्ड प्राइस है वो कितना है एक बुक पे 180, तो उस बुक के जो कॉस्ट होगी पेपर की, एक सिंगल कॉपी ऑफ बुक में पेपर की कॉस्ट कितनी होगी। तो अगर मैं टेबल में देखूं तो जो पेपर कॉस्ट है हमारे पास वो कितनी है 25%। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो हमारे पास बुक का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है x, बिकॉज गिवन है कि मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है, तो मार्क्ड प्राइस कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जो कि हमारे पास गिवन था ₹180। यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करूंगी, x प्लस 20% किसका था, x का, तो कितना आ जाएगा 20/100 इंटू x इक्वल टू 180। इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो जो x की वैल्यू मेरे पास आने वाली है वो कितनी आएगी, ₹150। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है एक बुक का वो कितना आ चुका है, ₹150। अब पर पेपर हमारे पास जो कॉस्ट दी थी वो कितनी दी थी, 25% पेपर कॉस्ट। तो अब 25% किसका आएगा, कॉस्ट प्राइस का, वही हमने यहाँ पर लिख दिया 25/100 इंटू 150। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, ₹37.5। तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास क्या बोला है इन्होंने, इफ 5,500 कॉपीज आर पब्लिश्ड
and the transportation cost on them amount to rupees 82,500, then what would be the selling price of the book so that the publisher can earn a profit of 25%? तो क्या बोला है इस क्वेश्चन में हमारे पास कि जो हमारे पास 5500 कॉपीज थी वो पब्लिश करनी है हमने, और उनके ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कितना आया है 82,500। ओके फ्रेंड्स, तो हमसे पूछा है कि बट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक सो दैट पब्लिशर कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%, कि अब कितना उसका सेलिंग प्राइस होगा कि जो पब्लिशर है उसको 25% का प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले तो हम टेबल में देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास कॉस्ट कितनी थी। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारे पास गिवन थी 10%। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम सबसे पहले लिख लेंगे क्वेश्चन में कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉपीज कितनी थी 5500, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कॉस्ट आएगी 10%, जो कि हमें गिवन थी कितनी 82,500। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। अब हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस कितना है उसका x। तो अब जो ट्रांसपोर्टेशन का 10% था वो क्या आएगा 10% ऑफ x, यानी कि 10/100 इंटू x, जो कि इक्वल होगा 82,500 के। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमारे पास ये आने वाली है। अब बिकॉज ये कितनी कॉपीज की कॉस्ट आई 5500 की, हमें चाहिए कितने की सिंगल कॉपी की, तो हम क्या करेंगे ये जो अमाउंट हमारे पास आया है इसको हम डिवाइड कर देंगे 5500 से, जो कि हमारे पास आंसर फिर आएगा ₹150। सेलिंग प्राइस हमें कितना चाहिए था कॉस्ट प्राइस से 25% अबव, तो हम कॉस्ट प्राइस प्लस 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस लेकर चलेंगे अपना सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ चुका है 150, 25% था 25/100 इंटू 150। जब ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करके ये कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा ₹187.5। तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास बोल रहा है द फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया केम अप इन, जो पहली वर्चुअल यूनिवर्सिटी थी इंडिया में वो कहाँ आई थी। तो फ्रेंड्स पहली जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी थी वो कहाँ आई थी तमिलनाडु में, और इसका नाम था तमिल वर्चुअल यूनिवर्सिटी। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट GIF मीन्स, जो GIF है इसकी जब हम फुल फॉर्म देखोगे तो ये होगा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट बोला है मिस्टर चैन वॉन्ट्स टू रजिस्टर अ डोमेन नेम यूजिंग हिज नेम चैन टेमैन, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम इज नॉट वैलिड। ओके, तो इसमें जो डोमेन नहीं एप्लीकेबल होगा या जो नहीं वैलिड होगा वो कौन सा था chantaman.com.org, which institution was set up by the government of India to catalyze e-governance activities। तो जो e-governance activities को कैटलाइज करने के लिए हमारे पास जो नई हमारे पास इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ है वो है हमारे पास NIC, which means नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बोला है इन ऑडियो एंड वीडियो कॉम्प्रेंशन ईच फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रिड्स कॉल्ड पिक्चर एलिमेंट्स। और तो जो हमारे पास आपने देखा भी होगा फोटोज की जब आप बात करते हो वीडियोस की बात करते हो तो आप ना हर टाइम ना पिक्सल्स की बात करते हो, कि आप कभी फोन भी लेते हो तो आप क्या बोलते हो कैमरा कितने मेगापिक्सल्स का है ना। तो पिक्सल्स क्या है उसके फर्दर डिविजन्स हैं, उसको फर्दर ब्रेक किया गया है किसमें पिक्सल्स में। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा सी, दैट इज पिक्सल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग जोन आर करेक्टली मैच्ड विद द परमिटेड नॉइस लेवल यूनिट्स। कौन कौन सी जोन है जो जितने नॉइस लेवल यूनिट उनको मतलब परमिट किया गया है उसके साथ वो एग्जैक्टली मैच कर रही हैं। सबसे पहले हमारे पास इंडस्ट्रियल। तो फ्रेंड्स जब आप इंडस्ट्रियल जोन में नॉइस लेवल देखोगे कि उनको कितना परमिट किया गया है तो वो हमारे पास आता है 75 to 70 डेसिबल। कमर्शियल का हमारे पास आता है 65 to 55 डेसिबल। रेजिडेंशियल का हमारे पास आता है 55 to
45 और साइलेंट जोन का हमारे पास आता है 50 to 40। और कोर्ट की अगर हम बात करें तो कोर्ट में भी साइलेंट जोन ही होती है, स्कूल कॉलेज कोर्ट इन सब में हम साइलेंट जोन ही लेकर चलते हैं, तो उसकी भी रेंज हमारे पास आएगी 50 to 40 डेसिबल। तो अगर आप देखोगे तो इनमें से कोई भी हमारे पास एग्जैक्ट मैच नहीं दिया गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा वो होगा नन ऑफ अबव। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इसमें हमारे पास बोला है हु बैंड द मांझा यूज्ड फॉर फ्लाइंग काइट। तो पतंग उड़ाने के लिए जो हम मांझा यूज करते थे वो किसने बैन किया है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो इसने जो है तो ये जो पतंग उड़ाने के लिए जो हम मांझा यूज करते थे उस पे बैन लगा दिया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है IRB 2020 इज कंसर्न विद। जो IRB 2020 है वो किसके साथ कंसर्न है? तो ये जो हमारे पास IRB 2020 है ये बेसिकली WHO ने एस्टेब्लिश किया था और इसका काम था जो हमारे पास एक सींग वाले डायनासोर्स हैं उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना और उनके प्रोटेक्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज डायनासोर्स। Department of Science and Technology, Government of India is collaborating with whom for real-time river, water and air quality monitoring। तो एयर इस जो हमारे पास वास्तविक समय नदी जल और वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए जो इस टाइम सहयोग कर रहा है हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ, वो कौन सी है? इंटेल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 45, सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड वाटर डे वाज रिकमेंडेड एट दी। तो ये जो हमारे पास इंटरनेशनल वर्ल्ड वाटर डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं ये किसने रिकमेंड किया था फर्स्ट टाइम? तो ये रिकमेंड किया गया था 1992 में, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंटल इन रियो दे जेनेरियो। ठीक है, तो रियो डी जेनेरियो में जो हमारे पास ये नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें हमारे पास ही इसके ऊपर फोकस किया गया था इंटरनेशनल वर्ल्ड वाटर डे के सेलिब्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ 4 पिलर ऑफ एजुकेशन वाज सजेस्टेड बाय। जो 4 पिलर ऑफ एजुकेशन का आइडिया था ये किसने सुजेस्ट किया था? यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा, in the following question a statement of assertion is given followed by a corresponding statement of reasons just below it. Of these statements mark the correct answer from the options given below. जो फर्स्ट assertion हमारे पास दी है उसमें क्या बोला है? The birthday of India's second president is celebrated as National Education Day. रीजन दिया है द नेशंस एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड टू स्ट्रेंथन द इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Next option C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. तो फ्रेंड्स ये सब तो आप भी जानते ही होने कि हमारे जो सेकंड प्रेसिडेंट थे वो कौन से थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उनका जो बर्थडे है वो एज अ टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो जो हमारे पास एजर्शन दी हुई है कि इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट के बर्थडे को हम नेशनल एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो ये क्या है हमारे पास? गलत। बट जो रीजन दिया है कि जो नेशनल एजुकेशन डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है एजुकेशन की क्वालिटी को राइज करने के लिए, तो वो बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या होगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट इज द नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन SSA एम्स एट। तो जो SSA है उसका जो मेन एम है फ्रेंड्स, सर्व शिक्षा अभियान तो आप सभी ने सुना ही होना, तो उसका जो मेन फोकस है वो किस पे है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। जो प्रारंभिक शिक्षा है उसका सार्वभौमिकरण, मतलब हर बच्चे को जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो हर बच्चे को मिले। ओके,
In 2018, which of the following has been ranked the best college in the country as per the National Institutional Ranking Framework? कि NIRF ने जो बेस्ट कॉलेज है कंट्री का रैंकिंग में किसे रखा था? तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है मिरांडा हाउस दिल्ली। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50, बट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं। स्वयं के फुल फॉर्म क्या है? तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा जो कि लॉन्च किया गया है, और इसके जो हमारे पास फुल फॉर्म आती है वो है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो इसके साथ हमारे ये वाले क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हमारे पास जो शुरू के कुछ साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं जो हमने पहले छोड़े हुए थे वो अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिडले concordance rate of IQ score are 86% for identical twins reared together and 55% for fraternal twins reared together. What does this tell us about IQ scores? IQ scores are entirely determined by genetics. IQ scores are entirely determined by shared environment. IQ scores are at least partially determined by genetics. Nutrition has an effect on IQ score. The IQ score of people who look alike are more similar than the IQ score of people who don't look alike. तो फ्रेंड्स, अगर आप बात करो फ्रैटर्नल और आइडेंटिकल ट्विंस की, तो आइडेंटिकल ट्विंस हमारे पास वो जुड़वा बच्चे होंगे जैसे कि जो एक ही मदर से हैं, और फ्रैटर्नल ट्विंस के लिए दो ऐसे जुड़वा बच्चे जिनकी मदर अलग अलग है। तो आप देखोगे कि जो IQ स्कोर था एक ही माँ से पैदा हुए ट्विंस के लिए वो था 86%, बट ये ट्विंस अलग अलग मदर से थे बट फिर भी इनका IQ स्कोर कैसा था? सेम। यानी कि इनके ऊपर किसका इफेक्ट ज्यादा पड़ा? रियल जो जहां पर ये पाले गए थे। तो अगर हम इसका राइट ऑप्शन देखें तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमारे परवरिश के ऊपर या हमारे IQ के ऊपर बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो हमारा जो IQ लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जेनेटिक्स के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि हमारे नेचर, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा IQ score are least partially determined by genetics. Nutrition has an effect on a IQ score. Okay. Next question है, which of the following is not usually associated with the psychometric testing? Psychometric testing के साथ कौन सा associated नहीं है? तो psychometric testing में स्टूडेंट्स हम जो लर्नर है उसकी फैक्टर एनालिसिस भी करेंगे, बच्चे का एटीट्यूड, उसका जो दृष्टिकोण है वो भी देखेंगे, ठीक है। उसका जो हमारा प्रिसाइज मेजरमेंट मतलब स्ट्रीक माप के साथ की हम उसमें वेरियस टेस्ट लेंगे, रीजनिंग लेंगे, एप्टीट्यूड, वर्बल, है ना। तो उस सब में हम ये बाकी सारे फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं एक्सेप्ट केस स्टडी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग? हील्स मॉडल ऑफ लर्निंग थ्रू डिस्कशन मेथड, डिस्कवरी और इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच, प्रोग्राम्ड लर्निंग अप्रोच। तो फ्रेंड्स, जब आप देखोगे तो जो हमारा डिस्कशन है उसमें भी लर्नर इन्वॉल्व होता है, और जो डिस्कवरी या इंक्वायरी बेस्ड जो हम स्टडी करते हैं उसमें भी लर्नर की पार्टिसिपेशन होती है। बट जो प्रोग्राम्ड लर्निंग अप्रोच होती है वो बेसिकली टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा प्रोग्राम्ड लर्निंग अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Peter fails in the examination and attributes his failure to the framing of faulty question paper. Which defense mechanism has he used? तो इसमें जो वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेगा उसको हम बोलेंगे रैशनलाइजेशन, यानी कि युक्तिकरण। जो उसने युक्तिकरण रक्षा तंत्र का वो इसमें यूज करेगा। नेक्स्ट है, स्मार्ट क्लासरूम इज अ टीचिंग स्पेस विच हैज। जो स्मार्ट क्लासरूम है उसमें क्या क्या होता है? स्मार्ट पोर्शन विद अ टच पैनल कंट्रोल सिस्टम, PC, लैपटॉप कनेक्शन एंड DVD या VCR प्लेयर, डॉक्यूमेंट कैमरा एंड स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, आप देखोगे स्मार्ट क्लासरूम में ये सारे ही इंक्लूड होते हैं। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, जिसमें कि ये सारे इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
Which scientific method often focus on generating new hypotheses and theories? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड फोकस करता है हम पहले हम कुछ डिस्कवरी करेंगे, कुछ रिसर्च करेंगे, उसके बेसिस पे हम रिजल्ट बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे जो कि फर्दर इंप्लीमेंट किए जाएंगे। मतलब इसमें हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच नहीं होती, हम पहले एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, खुद एनालाइज करेंगे, फिर हम फर्दर उसमें कुछ डिस्कवरी या हाइपोथेसिस या कोई थ्योरीज बनाएंगे। Which of the following principle is not applicable to sampling? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सैंपल यूनिट्स मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो जो भी हम सैंपल यूनिट्स ले रहे हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करें, ये कंपल्सरी नहीं होता। तो ये वाला प्रिंसिपल हम इसमें यूज नहीं करते। बाकी सारे प्रिंसिपल्स की सैंपल्स जो है तो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, हाँ जी होने चाहिए। सैंपल्स जो है तो वो एक ही सैंपल हम मतलब सेम सैंपल्स हम थ्रू आउट द स्टडी यूज करेंगे, हाँ जी ये बात भी सही है। सैंपल यूनिट्स मस्ट बी chosen in a systematic and objective manner। ऑब्वियसली एक सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्टिव मैनर में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किससे रिलेटेड सैंपल लेने हैं, ये सब क्या है कंपल्सरी है। तो ये सब तो हमारे लिए सैम्पलिंग में यूज होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिस्टम ऑफ सिस्टमेटिकली इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट डेफिनेशन एंड प्रेपरेशंस दैट आर एडवांस्ड टू एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट फिनोमिना इज नोन एज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा थ्योरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज पोटेंशियल फॉर नर्चरिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिवली ग्रेटर। तो ये किसमें होगी, पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप। तो जब हम वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करेंगे तो उसमें हमारे जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग होगी वो ज़्यादा हमारे लिए उसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट्स होंगे। द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज, ठीक है, तो तत्कालीन आवेदन की जो अनुसंधान धारा है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास ये पैराग्राफ्स हैं, इसको स्टडी करके हमने आंसर्स करने हैं क्वेश्चंस के। तो ये तो आई थिंक सभी कर ही लेंगे। तो इसके साथ में अपनी ये वीडियो खत्म करती हूँ।